वेलकम। ये हमारा दूसरा सीजन चल रहा है, सेकंड एपिसोड कह सकते हैं, और सेकंड सेशन का ये पहला क्लास है। तो आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बेसिकली प्रिपेयर कर रहे हैं SAS एग्जाम, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में कंडक्ट होगा 2022 में। दिसंबर में भी हो सकता है। ये मेरा एक अजम्पशन है, आप लोग इसको मेरा अजम्पशन मानिएगा। कोई मैं पुख्ता नॉलेज आपको नहीं दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। ये दिसंबर में हो सकता है, इसके लिए मुझे आप लोग जिम्मेदार मत समझिएगा। फिलहाल आप लोग नवंबर मान करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। तो हम लोग नवंबर अगर देख लें तो अभी आज है तारीख 7/6/22, यानी कि जून का महीना पूरा है, फिर जुलाई है, फिर अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है। इसमें अगस्त नहीं, एक्चुअली अक्टूबर का जो महीना होता है वो दशहरे दिवाली में पार हो जाता है। इसकी वजह से हम लोगों के पास में 6 महीने का वक्त नहीं है, 5 ही महीने है ना। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आप लोग हाँ आना चाहिए। तो 5 महीने की प्रिपरेशन के लिए हम लोगों को लग जाना चाहिए। जिनको एक बार में एग्जाम पास करना है उनको तो पूरा जी जान लगा के पढ़ना चाहिए। तो हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं कैम, यानी सिविल अकाउंट्स मैनुअल। और ये जो कैम है ये आपके PC8 में भी है, PC21 में भी है। कैम यानी कि फुल फॉर्म है सिविल अकाउंट्स मैनुअल, ठीक है। और ये PC8 में भी है और 21 में भी है। PC8 में होने की वजह से ये ऑडिट वालों को भी काम आएगा और अकाउंट्स वालों को भी, है ना। और 21 तो है ही। लेकिन PC8 जो है ना, PC8 में केवल कैम लिखा हुआ है, उसका सिलेबस नहीं बताया गया है। तो कुछ लोगों को या सबको लगता है कि पूरी किताब पढ़नी है PC8 में, ठीक है। और PC21 में इसका सिलेबस डिफाइन किया गया है कैम का। कैम पूरी किताब नहीं पढ़नी है। उदाहरण के तौर पे भी हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 में आप लोग को पता चलेगा 1.2 पढ़ना है, 1.4 पढ़ना है और 1.12 पढ़ना है। बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। इसका मतलब है कि पूरी चैप्टर के केवल 3 पैराग्राफ आपको पढ़ने हैं और बहुत छोटा हो गया। मैंने इसको PDF बना करके डाल दिया है, और जो YouTube में मेरा वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में भी उसको लिंक में शेयर कर दिया जाएगा। आप लोग वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत छोटा चैप्टर है। तो PC8 में आपको क्या पूरी किताब पढ़नी है? अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं, पर जहां तक मेरा रिकमेंडेशन है आप लोग को पूरी किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जो PC21 का सिलेबस है आप लोग केवल उसको फॉलो कीजिए। और मैं पूरा इंश्योर करता हूं आपको कैम से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके 80% क्वेश्चन आपको PC21 के सिलेबस में, जो कि बहुत छोटा है, उसी में से पूछ लिए जाएंगे। रेस्ट ऑफ द 20% क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द बुक। आपको उसके लिए पूरी किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोई बुद्धिमानी का फैसला नहीं है। इसलिए मैं भी जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो PC21 में जितना दिया हुआ है, अब आप कहेंगे कि सर क्या आपको PC21 का सिलेबस फॉलो करने से फायदा होगा? बिल्कुल होगा फायदा, क्योंकि आपको केवल 45 मार्क्स लाने हैं, पास करना है। और मैंने अब कई बार अपनी क्लासेस में कहा है कि आपको 90% लाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखेंगे 1.2 के बाद में 1.3 देखेंगे, आप 1.5 देखिए जो कि आपको नहीं पढ़ना है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ। 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, ये सब जो आपको नहीं पढ़ने के लिए मैं कह रहा हूँ, आप उसको देखिए तो आपको ये पता चलेगा कि ये उतना इंपॉर्टेंट एक्चुअली में है भी नहीं। जो इंपॉर्टेंट है वो आपके PC21 सिलेबस में कवर करता है। इसलिए जब आपको प्रिपरेशन करना है तो आपको PC21 को आधार बना करके करना चाहिए, ठीक है। यहाँ हो गया। तो अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं PC21 और 8 दोनों में काम आने वाला कैम और उसका चैप्टर 1। तो मेरा तो सबसे पहले रिकमेंडेशन ये है कि सब लोग, आप लोग जिनके पास में बुक है, बुक ओपन कर लीजिए। ये बहुत जरूरी है। जिनके पास बुक नहीं है उनको भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग अपना PDF ओपन कर सकते हैं। और जो YouTube में मेरा चैनल देख रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर किया हुआ है, आप लोग वहां से जाइए और कंसाइज PDF, वैसे तो PDF पूरी बुक अवेलेबल है, मार्केट में भी अवेलेबल है,
CAG के वेबसाइट में अवेलेबल है, CGA के वेबसाइट में अवेलेबल है, पर पूरी बुक नहीं, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है और PDF को एकदम छोटा कर दिया, यानी कि केवल 1.2, 1.4, 1.12 वाला पोर्शन रखा है, बाकी पोर्शन को मैंने हटा दिया है। तो आपको पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा मैं रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, तो हम लोग शुरू करें इसको। चैप्टर 1। चैप्टर 1 है ब्रॉड फीचर ऑफ डिपार्टमेंटलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एंड बैंकिंग अरेंजमेंट। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 में? देखिए कैम चैप्टर 1 में क्या पढ़ रहे हैं? डिपार्टमेंटलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, डिपार्टमेंटलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। और दूसरा क्या पढ़ रहे हैं? बैंकिंग अरेंजमेंट। तो यकीन मानिए आपको यही है दोनों, डिपार्टमेंटलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम 1.2 और 1.4 में दिया हुआ है और बैंकिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है 1.12 में। ठीक है, तो आपको ये दोनों पढ़ना है, बहुत आसान है। हम लोग शुरू करें कैम के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिपार्टमेंटलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए, आपको इससे पहले कि मैं बता दूं कि डिपार्टमेंटलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, आपको ये जानना जरूरी है कि जब हमारे पास में डिपार्टमेंटलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम नहीं था तो क्या था। देखिए, हमारे पास में IAS/AD डिपार्टमेंट है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, जिसे हम लोग रिलेट करते हैं। इनके पास में अकाउंट्स भी था और ऑडिट भी था। अकाउंट्स था तो दोनों के थे, यूनियन के भी थे यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के, और स्टेट के भी थे। ठीक है, ऑडिट भी दोनों का था, यूनियन का भी था और स्टेट का भी था। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग हैं, लोकल बॉडीज के भी, जिसको LAD कहते हैं, उसके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे। LAD को स्टेट में कंटिन्यू माने अकाउंट कर लिया जाता है। खैर, तो जब 1976 में प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन निकला, ठीक है, प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से डिपार्टमेंटलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम लाया गया, तो यूनियन का जो अकाउंट है I&AD से ले लिया गया, यानी कि यूनियन का जो अकाउंट है अब I&AD नहीं करता है। यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट अब I&AD नहीं करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से ये जो रिलीव किया गया है वो 1 अप्रैल 1976 को किया गया है, 1/1/1976 को। ठीक है, और इसकी जगह पे एक बनाया गया CGA। ये जो है ना, इसमें जो हेड है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो है CAG कैग, और एक बनाया गया CGA, इसको डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हम लोग शॉर्टकट में फिनमिन भी कहते हैं। ठीक है, फिनमिन, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है ना, तो इसमें एक CGA बनाया गया है, राइट, और यूनियन गवर्नमेंट के सारे अकाउंटिंग को इसको दे दिया गया CGA को। अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये जान लेना जरूरी है कि ये एक डेट है। अच्छा, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये 1.1 में लिखा हुआ है, जबकि आप देख रहे हैं कि 1.1 आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करता हूँ कि इंट्रोडक्टरी पार्ट कभी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए 1.1 आप लोग जरूर देखिए। मैंने भी जो अपना कंसाइड किया है PDF, तो उसमें 1.1 को डिलीट नहीं किया है। ठीक है, तो इससे पहले कि अब हम 1.1 पढ़ाएं, मेरा रिक्वेस्ट है कि 1.1.1 कोई पढ़ना शुरू कीजिए, जिन्होंने बुक खोल रखा है। Article 150 of the Constitution provides for the maintenance of government accounts in such form as the President may, on the advice of the CAG, prescribe with the departmentalization of accounts in 1976. The presidential notifications were issued in this regard under first provision to subsection 1 of section 10 of the CNG DPC Act 1971. As per the notification, अब बस रुक जाइए। देखिए, इसमें आपने क्या क्या पढ़ा? 2-3 बातें पढ़ी। पहला कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसका आर्टिकल 150 है। ठीक है, और आर्टिकल 150 जो है उसके बारे में भी लिखा हुआ है, वो क्या करता है? मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट के लिए कौन सा फॉर्म होगा, इसका पावर देता है प्रेसिडेंट को डिसाइड करने का। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ अकाउंट
ठीक है, यहाँ वर्ड यूज किया गया मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। ठीक है, कौन डिसाइड करेंगे? प्रेसिडेंट। ठीक है, किसकी सलाह पर? सीएजी की सलाह पर, यानी हमारी सलाह पर, IA एंड AD। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया। और आपको ये भी बता दिया गया है कि इसी के कारण वो कानून बनाया गया है जिसको हम लोगों को पढ़ना है PC 5 में ना, DPC एक्ट 1971। ठीक है, तो वो हम लोगों को DPC एक्ट 1971 के सेक्शन है, आर्टिकल नहीं है, सेक्शन 10/1। ठीक है, इसके आधार पे पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को कि वो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट के लिए फॉर्म ऑफ अकाउंट डिसाइड करें ऑन द एडवाइस ऑफ CAG। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग को नोट्स बनाने चाहिए, है ना। जैसा लैंग्वेज इसमें लिखा हुआ तो उसको आपको बोर कर देगा, वो आप समझ जाइएगा। और ये जो नोटिफिकेशन निकला है, ठीक है ना, तो पीजेड के नोटिफिकेशन से, सॉरी देखिएगा, पीजेड के नोटिफिकेशन से, तो नोटिफिकेशन किस आधार पर निकाला गया था? इस कानून के आधार पे जो कि 1971 में पारित किया गया। ठीक है, और CAG को रिलीव कब से किया गया? 1971 से नहीं, CAG रिलीव्ड कर दिए गए हैं, ठीक है, फ्रॉम यूनियन अकाउंट। ठीक है, और वो कब से किया गया है? 01/04/1976, 5 साल के बाद, है ना। नाइनटीन 71 जब आया था ना, उस समय आपके पास इमरजेंसी नहीं था, पर 1976 में इमरजेंसी लगी हुई थी और इंदिरा गांधी ने उस समय राष्ट्रपति पर दबाव बनाया और C&AG को भी दबाव बना करके यूनियन के अकाउंट से रिलीव कर दिया गया। यूनियन के अकाउंट से रिलीव करने का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ ना, वो क्या हो पता है? कि हमारे पास में बहुत बड़ा मैन पावर खत्म हो गया और वहां पर CGA बनाया गया, और CGA के लिए जो एक डिपार्टमेंट अलग से सर्विस बनाया, उसका नाम है ICAS, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। ठीक है, इसको मिटा दूं, आया ना? हाँ सर। चलिए, ऐसा हाँ हो करते रहिए। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। 3, तो ये जो CGA बना उसके बारे में हमें लिख दिया। इसके लिए एक अलग से सर्विस बनाई गई, इसका नाम रखा गया ICAS। जबकि हमारे जब I&AD का सर्विस होता है तो उसको IA एंड AS कहते हैं, ये इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। और ये भी सेंट्रल सर्विसेज है। ठीक है, और इसके जो जितने भी होते हैं ना ऑफिसर, सब क्लास 1 ग्रुप A ऑफिसर होते हैं, और जितनी भी मिनिस्ट्री होती है सब डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं। ठीक है, तो CGA होता है। CGA अब एक ही है CGA, और ये कहाँ पे CGA है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में, फिनमिन में। ठीक है, और ये इसने क्या कर रखा है कि FA फाइनेंशियल एडवाइजर नियुक्त कर रखे हैं। FA सबसे बड़ी पोस्ट है, ठीक है ना, जो CGA के नीचे काम करते हैं, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में। मान लीजिए कि जो ये है CGA फाइनेंस मिनिस्ट्री में, FA जो होगा वो डिफेंस में होगा। मान लीजिए ये होगा कॉमर्शियल में, ये हो गया फॉरेन में, ये किसी और में। मान लीजिए कि ये हो गया कपड़ा मंत्रालय या एजुकेशन में। और ये जो FA होगा ये किसको असिस्ट करेगा? ये असिस्ट करेगा सेक्रेटरी को, समझे। तो उसका मतलब क्या हो गया कि FA CGA के नीचे जरूर है, लेकिन काम कर रहा है सेक्रेटरी के नीचे, समझे। और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, डिफेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कॉमर्शियल सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी। और इसमें से मैंने पिछली क्लास में बतलाया था आप लोगों को कि अगर आपके पास में अथॉरिटी वर्ड है, जैसे कि अगर अकाउंटिंग अथॉरिटी वर्ड है, इसका मतलब है सेक्रेटरी, समझे। और अगर अकाउंट्स ऑफिसर वर्ड है, इसका मतलब हो गया
सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में ऐसे, उसके नीचे सीसीए या प्रिंसिपल सीसीए, उसके नीचे सीसीए, उसके नीचे सीए। अब ये क्या कहिएगा, ये फाइनेंशियल एडवाइजर है, ये प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स है, ये चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स है, और ये कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स है। ये अकाउंट्स ऑफिसर हो गया। कहाँ पे? यूनियन में। और स्टेट में कौन से हो गए? स्टेट में हो गए आपके प्रिंसिपल एजी, एजी, सीनियर डीएजी, डीएजी, ये सब आपके हो गए। देखिए लगभग वैसा ही है, क्रोनोलॉजी, नोमेनक्लेचर अलग है। ठीक है, अकाउंट्स ऑफिसर हो गए। आपको किस पे फोकस करना है? अथॉरिटी पे। अथॉरिटी हुआ तो सेक्रेटरी, ऑफिसर हुए तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी बनती है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। कोई डाउट है? नहीं सर। हेलो, आप समझ में आ रहा है सर? आप लोग कंफर्टेबल है या नहीं है? है सर। सर। चलिए ठीक है। आगे बढ़ जाए, इसको मिटा देते हैं, है ना? अच्छा, फाइनेंशियल एडवाइजर जो होते हैं, अच्छा एक और वर्ड है इसमें जिसके लेकर के आप लोग को हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। वो कंफ्यूजन क्या बना रहता है? एक पाओ और एक प्रिंसिपल, दोनों पाओ है। पाओ है, पीआरएओ है, देखिएगा पीआरएओ और पाओ, इसको लेकर के सीपीडब्ल्यूडी में बहुत कंफ्यूजन था। तो ये क्या है? प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर। और ये कौन सा है? पाओ, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, दोनों में अंतर क्या पता है? ये जो प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर है ना, ये दरअसल एफए, प्रिंसिपल सीसीए, सीसीए और सीए को ही कहते हैं। कहिएगा ये क्या लिखा हुआ है? इसको जानने के लिए आप लोगों को थोड़ा पन्ना पलटना होगा और आप लोग इसको पढ़िए 1.2.3 में। चलिए तो पढ़िए कोई 1.2.3 पढ़िए इसको 1.2.3 में। A principal बढ़िया। accounts office will function under a principal account officer of the ministry of department concerned, which shall be। ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है। अच्छा। उसको पढ़ना है, उसको skip नहीं principal करना है। accounts officer will function under principal accounts हाँ। officer under bracket principal CCA, हाँ। CCA हाँ। oblique CA ये of the ministry हाँ, oblique of the Ministry of department Department। concerned, which shall be responsible for। बस मतलब समझ में आ गया? प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस जो होता है, समझे कि नहीं, वो फंक्शन करता है एक प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर के। और प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर में यहाँ पे एफए नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रिंसिपल सीसीए, सीसीए और सीए दिया गया है ना? हाँ सर। हाँ सर। यही वाला है, समझ में आया? तो किसी को कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअल में प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर की जहां बात होती है, आपको सिंपल समझना है, प्रिंसिपल सीसीए, सीसीए और सीए, समझे? अब कहिएगा ये कहाँ होता है? भैया वैसे ही होता है जैसे हमारा एजी ऑफिस होता है, प्रिंसिपल एजी, एजी, सीनियर डीएजी, डीएजी, ऐसा ही है भी, समझ गए? हेलो जी सर। अच्छा, एक और मजेदार बात, जब आप इसको कंपेयर कीजिएगा ना अपने डिपार्टमेंट से, जो हम लोग जिसमें काम करते हैं, तो लगभग उसमें आपको वही नेचर ऑफ वर्क नजर आएगा, समझे? तो इसके लिए जब आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फॉर लिखा हुआ है कि वो काम क्या करता है, तो आपको आराम से वो समझ में आ जाएगा अपने से रिलेट करने के कारण। ठीक है, खैर हम लोग के बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम लोग ने पढ़ा था कि 1 अप्रैल 1976 मैंने 1.1.1 में हम लोगों ने देखा था कि 1 अप्रैल 1976 से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उसके बाद में यूनियन गवर्नमेंट के अकाउंट से हम लोगों को हटा दिया गया है, जिसमें कि टैक्सेस, ड्यूटीज एंड अदर रिसीट एंड डिपॉजिट रियलाइज्ड और रिफंड अंडर एनी लॉ हैड बीन इंटरेस्टेड टू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इन अ फेज्ड मैनर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोगों को प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से बाहर किया गया, हम लोगों को बाहर किया गया मतलब IA एंड AD को बाहर किया गया, समझे? तो उन सबसे बाहर कर दिया गया। किससे किससे बाहर कर दिया गया?
टैक्सेस से, ड्यूटीज से और अदर रिसीट एंड डिपॉजिट रियलाइज और रिफंड अंडर एनी लॉ। समझे कि नहीं? तो IA एंड AD रिलीज किए गए, समझे कि नहीं, पीजेड के नोटिफिकेशन से। तो किससे किससे किए गए भाई? जो भी डिपार्टमेंट था, टैक्सेस था, ड्यूटीज, ड्यूटीज का मतलब समझते कि नहीं? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये भी टैक्स ही है, समझे? ड्यूटीज का मतलब आप जिम्मेदारी मत समझिएगा, समझे? कुछ टैक्सेस होते हैं जैसे कि इनकम टैक्स, ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स, और कुछ ड्यूटी होती है जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। अब ये मत पूछने लग जाइएगा हमको कि ये टैक्स और ये ड्यूटी क्यों है, ये सब IAS UPSC पढ़िएगा तब बताएंगे आपको, ठीक है? खैर, ये टैक्सेस है, ड्यूटी है और अदर रिसीट एंड रिफंड भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी भी तरह का रिसीट कीजिएगा, बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसमें रिफंड करना पड़ता है, ठीक है? अंडर एनी लॉ हैज बीन इंटरेस्टेड टू CGA इन अ फेज मैनर। तो इनको किसको दिया गया? टू CGA को दिया गया। किसका वाला? यूनियन वाला। और फेज मैनर का मतलब एक ही दिन में नहीं दे दिया गया, पारी पारी से दिया गया। ये जब आप आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे तब आप इसमें जानेंगे, ठीक है? Thereby the CAG of India stands fully relieved from the responsibility of compiling the accounts of Central Civil Ministry of the Department and duty except the accounts pertaining to। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट का अकाउंट, समझे, दो डिपार्टमेंट को छोड़ दिया जाए। एक खुद IA एंड AD का अकाउंट, वो अभी भी IA एंड AD के पास में है, और दूसरा चंडीगढ़ CH, समझे, एंड DNH, समझे, चंडीगढ़ और दादर नागर हवेली, इसलिए सामने लिखा है CH एंड DNH। ये दो जो है बेशक यूनियन गवर्नमेंट के हैं ऑफिसेस, लेकिन इनका अकाउंट अभी भी IA एंड AD के पास में ही है, समझ गए? तो ये एक MCQ जबरदस्त क्रिएट करता है। हालांकि आपके सिलेबस में 21 में नहीं है, लेकिन 8 के हिसाब से इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है? नाउ वी आर मूविंग टू द 1.1.2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। कोई भी एक आदमी पढ़िए, इन परस्यूएंस ऑफ द डिपार्टमेंटलाइजेशन, पढ़िए जरा। In pursuance of the departmentalization of accounts, a separate accounting organization functioning under the Controller General of Accounts has been created in the Department of Expenditure of the Ministry of Finance. The function of the Controller General of Accounts has been listed in the Allocation of Business Rule 1961, incorporated हमको समझ में नहीं आया। हमको लग रहा है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत प्रिंट हो गया है, हमने दूसरी किताबों में भी देखा तो यही लिख रहा है, समझे? इसमें क्या लिख रहा है कि द फंक्शन ऑफ द CGA, हाँ हेलो, इसमें लिख रहा है कि जो CGA है, आप लोग आवाज आ रही है मेरी कि नहीं, है ना? हाँ सर। इसमें ये लिख रहा है कि जो CGA है यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ठीक है, उनका जो फंक्शन है वो लिस्ट किया गया है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 में, लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन निकाला गया है 27 सितंबर 1980, यानी कि 27 सितंबर 1980 को, समझे, नोटिफिकेशन निकाला गया है। और इसको कहाँ लिस्ट किया गया है? इसको लिस्ट किया गया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 में, CGA का फंक्शन, समझे? ये जो हमको समझ में नहीं आया, खोज रहे हैं हम, अभी तक तो जो बुक में है उसी को आप लोग अंतिम मानिए, लेकिन हम कंफर्म होके बताएंगे ये 1961 का जो पहले वाला रूल है उसमें 1980 में बाद में नोटिफिकेशन निकाल करके CGA के फंक्शन को लिस्ट किया गया। हो सकता है कि ये बिल्कुल सच हो, फिर भी मैं भी श्योर नहीं हूँ। अभी तक तो आपको इसी को फाइनल कंसीडर करना है, लेकिन अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में सही है या नहीं, ठीक है ना? तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से किया गया है। बाकी आगे लिखा गया, अ कॉपी ऑफ प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन इज अपेंडेड एज अपेंडिक्स 1। खैर,
तो वहीं पे लिखा हुआ है कि ग्रुप ए सर्विस बनाया गया है जिसका नाम है आईकास, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस। मजेदार बात क्या जानते हैं, एक और सर्विस भी है, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस। एक और है इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस। मजेदार बात यह है कि ये तीनों अलग है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट की चाह रही है कि इन तीनों को मिला करके कंबाइंड कर दिया जाए, और उसका नाम क्या होगा आई डोंट नो, पर ये अभी तीनों अलग अलग है और इनसे ज्यादा पावर है अपने पास में, IA एंड AD के पास हम लोग हैं। ठीक है, तो ये सिविल अकाउंट सर्विस, डिफेंस अकाउंट सर्विस, रेलवे अकाउंट सर्विस। कहीं RPTD एक अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। RPTD स्टैंड फॉर रेलवे, पोस्ट, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, टेलीकॉम और डिफेंस। तो डिफेंस के लिए तो अलग डिपार्टमेंट का सर्विस हो गया, रेल के लिए अलग हो गया, पोस्ट और टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी है क्या, तो इसके लिए अलग नहीं है, समझे। इसके लिए ICAS ही इसको मैनेज करता है, ठीक है ना। खैर, यहाँ पे आईकास जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल एक्सपेंडिचर कंट्रोल एंड अकाउंटिंग मैटर्स इन द सिविल मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ICAS officer has the dual responsibility of reporting to Chief Accounting Authority of the Ministry, that is Secretary of the Ministry of the Department, to Financial Advisor for administrative and accounting matter within the Ministry, as well as to the Controller General of Accounts. बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ICAS यानी कि इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज के जो ऑफिसर होते हैं उनकी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये है ICAS, इनकी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट कैडर के प्रति यानी कि CGA के प्रति, ठीक है, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी, ठीक है, यानी कि सेक्रेटरी। और सेक्रेटरी की जो मदद करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं, FA के माध्यम से, फाइनेंशियल एडवाइजर के माध्यम से। अब मैं आपको बता दूं, ये फाइनेंशियल एडवाइजर जो होता है ये भी ICAS ही होता है, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के ही लोग होते हैं, समझे। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक CGA की और एक CAA की, ठीक है। CGA अपना वाला हो गया, CAA इनका वाला हो गया। इनका वाला जो हुआ था ये इंटरनल मैटर है। अब कहिएगा इंटरनल मैटर का काम क्या क्या है, बजट बनाना, बजट फॉर्मेशन, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें है ना। तो ये आप लोगों ने देखा ICAS के बारे में। अब हम लोग पन्ना पलटते हैं, ठीक है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CGA, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देख सकते हैं। ABCDEFG मिलाकर के 7 पारा में दिया गया है। CGA की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको मैं तुरंत छोटे छोटे कीवर्ड्स में इसको आपको यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए। आपको पूरा पैराग्राफ रटने की कोई जरूरत नहीं है, केवल कीवर्ड याद रखिए, ठीक है। CGA, और हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, देख रहे हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और देखिए मैं बस कीवर्ड लिख रहा हूं, ठीक है ना। कीवर्ड में क्या होगा, पहला अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल। CGA कहता है कि रिस्पॉन्सिबल एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनिंग द टेक्निकल साउंड अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये टेक्निकल साउंड अकाउंटिंग सिस्टम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं सब में अकाउंटिंग सिस्टम एक जैसा मेंटेन हो, इसका वो ध्यान रखते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर तो एक होता ही है, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री में बजट डिवीजन भी होता है, उसके साथ में डिपार्टमेंटल लाइजनिंग करवाते हैं। CGA on behalf of the ministry and department liaises with the budget division and the CAG of India, की लाइजनिंग का काम करते हैं, ठीक है। किसके बीच में, बजट डिवीजन अपना डिपार्टमेंट, इसमें उसकी पोस्टिंग है, किसकी पोस्टिंग, CCA की, ठीक है। डिपार्टमेंट का सेल्फ नहीं कहेंगे उसको, कंसर्न डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कंसर्न, जहां उसमें अपने आदमी बैठा रखते हैं, ठीक है।
और CAG, इन सबके बीच में लाइनिंग करता है। बजट रीजन स्विंगिंग में होता है, ठीक है। इसके अलावा 3 उसका काम क्या है, वो ऑफिसेस को इंस्पेक्ट करता है, इंस्पेक्शन ऑफ ऑफिसेस। और काम क्या करता है, वो टाइमली रेंडिशन ऑफ अकाउंट इंश्योर करता है, इंश्योरिंग टाइमली रेंडिशन ऑफ अकाउंट। और क्या होता है, इसके अलावा होता है कि वो कैडर मैनेजमेंट करता है अपना, ठीक है, आईकार का कैडर मैनेजमेंट, तो बहुत आसान है। और क्या करता है, और इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोगों को मैं तुरंत बताने वाला हूँ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। लास्ट वाला क्लिक लेते हैं और फिर अपन इस पर डिस्कस करेंगे और फिर आज क्लास एंड करेंगे। और रिकंसिलिएशन करता है कैश बैलेंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये रिकंसाइल करता है, रिकंसिलिएशन, ठीक है, किसके किसके बीच में, RBI वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, और किसकी रिकंसिलिएशन करता है, कैश बैलेंस, ठीक है। ये हो गया, ये आसान है। आपको नहीं पता है तो क्या नहीं पता, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, अकाउंट जो होते हैं ना, वो 2 तरह से सिस्टम एक्चुअली में, एक होता है फाइनेंस अकाउंटिंग सिस्टम, और बी होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये दरअसल MBB नहीं, MBA में पढ़ाया जाता है। फाइनेंस अकाउंटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, जो आप 13 में देखते हैं ना या 14 में, ठीक है, कि कैसे होते हैं फाइनेंस अकाउंटिंग सिस्टम, वो बाहरी लोगों के लिए होते हैं, आपके इन्वेस्टर्स के लिए, आपके लिए लेंडर के लिए, यानी कि बैंक के लिए, इवन गवर्नमेंट के लिए। तो ये जो इंफॉर्मेशन होते हैं ना, इंफॉर्मेशन पब्लिशेबल टू आउटसाइडर, आउटसाइडर या आउटसाइड स्टेक होल्डर। और ये जो होता है ना आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, ये आपके कौन कौन सी इंप्लॉय काम करते हैं, उनका पर्सनल डिमांड क्या है, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो आपका इंटरनल सिस्टम को चलाए रखने के लिए होता है, इंटरनल सिस्टम को चलाए रखने के लिए। और मजेदार बात यह है कि ये इस पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है, इसी में आपका परफॉर्मेंस ऑडिट भी आता है। ये नया कंसेप्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम, जो कि यूएस अमेरिका से अडॉप्ट किया गया है। आजकल यूनाइटेड नेशंस में, यूएन में इसकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रखी है। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम के लिए जो आपका पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, वो F वाला पॉइंट है कि फर्दर फंक्शन टू कोऑर्डिनेट एंड असिस्ट इन इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम इन द सिविल मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट। तो सिविल मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट में इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम के लिए ये लगातार प्रयासरत रहता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले समय में इसका स्कोप बढ़ेगा। हम लोगों को मे बी CPD में इसका शायद सिलेबस ये है इंक्लूडेड, नहीं है तो आगे इंक्लूड हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के हमने PDA के बारे में पढ़ा है। डिपार्टमेंटलाइजेशन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स के बारे में हम लोगों ने ये जाना है कि एक डिपार्टमेंट होता है यूनियन गवर्नमेंट का, उसमें डिपार्टमेंट का हेड यानी अकाउंटिंग अथॉरिटी होता है, उसका सेक्रेटरी, लेकिन उसकी मदद के लिए एक ऐसे यानी फाइनेंशियल एडवाइजर नियुक्त करता है CPA, और फाइनेंशियल एडवाइजर के नीचे में ही काम करते हैं प्रिंसिपल CPA, CPA और CA,
और उन्हीं को यानी प्रिंसिपल सीए और सीए को हम लोग प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर कहते हैं। तो मैंने भी डिफरेंस आप लोग को बतलाया था, वो ये बतलाया था कि जब अथॉरिटी की बात होगी तो वो सेक्रेटरी होंगे जो डिपार्टमेंट के आईएएस होते हैं, और जब ऑफिसर की बात होगी तो वो आईकास यानी कि इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज के लोग होंगे। This is the end of the today's class. Thank you for listening me and watching my videos on the YouTube. Please subscribe my channel, that is Beat Your Best, for your best future and supporting me. Thank you very much. Thank you.